स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के सेगमेंट में आर्ट एंड कल्चर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पटना कलम चित्रकारी को समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट मेंस में बहुत ही उपयोगी है और यदि इसको अच्छे से उत्तर दिया जाए तो बड़ा ही स्कोरिंग भी माना जाता है। तो हम लोग पटना कलम चित्रकारी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि पटना कलम चित्रकारी क्या है, कैसे बनती है, विषय वस्तु क्या है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे फाइनली ये प्रिपेयर किया जाता है, इसके भाव पक्ष क्या हैं, क्या संदेश देता है ये चित्रकारी, किन किन बातों को प्रमुखता से उभारने की कोशिश करता है। तो तमाम पहलुओं पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस पटना कलम चित्रकारी से रिलेटेड, उन पर आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पटना कलम चित्रकारी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पटना कलम चित्रकारी एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चित्र शैली है जो मुख्य रूप से बिहार के पटना और आसपास के क्षेत्रों में फैली थी। लगभग 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास ये पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही थी, उस समय विकसित हुई थी, आज भी चली आ रही है और इसके व्यापक संरक्षण के प्रयास भी सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर भी किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में विकसित इस चित्र शैली को हम लोग अंग्रेजी शैली और मुगल शैली का संगम के रूप से भी जानते हैं, मिश्रण के रूप से भी जानते हैं। अर्थात मुगल शैली और अंग्रेजी शैली के व्यापक तत्वों को समाहित करते हुए इस चित्रकला की विशेष शैली का प्रादुर्भाव हुआ जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के समय में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर प्रचलित था। हम अगर जो इसकी विशेषता, सामान्य विशेषता की चर्चा करें तो सबसे पहले विषय वस्तु की बात आती है। विषय वस्तु के संदर्भ में पटना कलम चित्रकारी को दैनिक जीवन से रिलेट कर देखने की कोशिश की गई है। अर्थात पटना कलम चित्रकारी में जो चित्रकारों ने व्यापक पैमाने पर चित्र बनाए वो दैनिक जीवन से संदर्भित है। इसमें बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं धार्मिक दृश्य चित्राए गए हैं, चित्रांकित किए गए हैं, त्योहारों को चित्रांकित किया गया है, ग्रामीण जनजीवन को व्यापक पैमाने पर उभारने की कोशिश की गई है जिसमें कि सामूहिक रूप से महिलाएं कुछ काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, खेतों में काम हो रहा है, उस तरीके की चीज़ों से, और धार्मिक विषयों को भी बड़े ध्यान से, बड़े ही बारीकी से दर्शाने की कोशिश की गई है। जहाँ तक रंग और इसमें प्रयोग की जाने वाले रंग की बात की जाए तो मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। लाल रंग, काला रंग आप कह सकते हैं चारकोल या लकड़ी के कोयले से बनाया गया है। इस तरीके से प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंगों को कागज पर उकेरने की कोशिश की गई है। तकनीक के संदर्भ पर अगर जो हम बात करें तो रेखांकन पर विशेष ध्यान इस शैली में की गई है। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है रेखांकन, और इसमें चेहरे के भाव और कपड़ों की बारीकियों तक को उभार सकने में और रूपायित कर सकने में कलाकार व्यापक पैमाने पर सक्षम थे। पटना कलम चित्रकारी के कलाकार जो कि बारीक रेखाओं के माध्यम से इन चीज़ों को चित्रांकित कर सकने में सफल हुए। काफ़ी हद तक इन्होंने इस पर बड़े पैमाने पर काम किया। कला केंद्र की अगर जो बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि पटना और उसके आसपास के क्षेत्र, बिहार के पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में ये बड़े पैमाने पर, खास करके कहें मुगलों और अंग्रेजों के संरक्षण में, दरबारी चित्रकला की शैली के रूप में विकसित हुआ। बाद में आज के समय में तो ये स्वतंत्र रूप से भी चल रहा है। तो इस तरीके से इसका विकास और विषय वस्तु हमें देखने को मिलता है। मैंने पहले भी कहा है विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, कि कोई भी कला एक संपूर्ण विधि है और कला से संदर्भित प्रश्नों को जब भी आप उठाएं तो उस संपूर्ण विधि को लिखने का ध्यान रखें, तभी आपको प्राप्तांक बहुत अच्छे प्राप्त हो सकेंगे। और संपूर्ण विधि क्या है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी कलाकृति अगर जो बनती है तो सबसे पहले कलाकार के मस्तिष्क में वो उपजती है। कलाकार सोचता है कि मुझे ये बनाना है, फिर कलाकार उन चीज को बनाने के लिए सामग्रियों को इकट्ठा करता है, फिर सामग्रियों का इस्तेमाल करता है, किस किस सामग्री का कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया, और फिर जब कलाकृति उभर कर सामने आती है तो उस कलाकृति के भाव पक्ष होते हैं कि कलाकृति क्या संदेश देना चाहती है,
कला में क्या क्या चीजें छुपी है, क्या भावात्मक स्थितियां हैं, क्या यथार्थवादी कला है, कलाकार ने जो बनाने की कोशिश की क्या उसमें वो सफल रहा या उससे भी बहुत आगे हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों को और अंततः कला के दार्शनिक पक्ष को रूपायित करते हुए जब हम अपने आंसर्स को कंप्लीट करेंगे तो हमारे आंसर्स कंप्लीट माने जाएंगे और हमें अच्छे प्राप्तांक मिल सकें। काफ़ी हद तक क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें अपने आप को कहाँ तक सीमित रखना है, लेकिन कला की संपूर्ण विधि को हमें ध्यान में रखकर ही कला के सेगमेंट को जब भी हम पढ़ें तो इस सेगमेंट को ऐसे ही पढ़ें लाइक कि क्या बनाना चाहा, उसके लिए सामान की क्या ज़रूरत थी, उस सामान को कहाँ से इकट्ठा किया गया, किस सोर्स से इकट्ठा किया गया, फिर उस सामान को कैसे इस्तेमाल किया गया, कलाकार ने जो कलाकृति बनाई उसके भाव पक्ष क्या थे और उसके दार्शनिक पक्ष क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश है, कैसे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक दार्शनिक पहलुओं के साथ जुड़ा है और किन बातों को व्याख्यायित कर रहा है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को जब भी आप पढ़ेंगे कला के सेगमेंट को तो वो बहुत अच्छी स्थिति में आपके संदर्भ में देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलें सामग्रियां और औजार के संदर्भ में। सबसे पहले मैंने कहा ही आपको कि कागज पर यह बनाया जाता है और ये कागज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस कागज को हाथ से बनाया जाता था, हाथी कागज के नाम से जाना जाता था। बड़ा ही मजबूत कागज है, तभी अभी तक टिका हुआ है और इसलिए इस कागज का बड़ा ही महत्व है। हाथ से बनाया जाता था। जहाँ तक रंग की बात करें तो प्रकृति से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि पौधों से, खनिज से, फूलों से रंगों को लाया गया है, बनाया गया है और फिर उसको पानी में घोलकर और चित्रांकन किया गया है। इस तरीके की चीज़ें हैं। ब्रश बड़ा इंपॉर्टेंट था इस चित्रकारी को करने के संदर्भ में और ब्रश के संदर्भ में कहा गया है कि गिलहरी के या ऊंट के बालों से बड़ा ही मुलायम ब्रश तैयार किया गया इस कलाकृति को करने के लिए। इसके बाद संग्रहण की बात की जाए, कलर्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कि हिंगुल को लाल रंग के लिए, पीला रंग के लिए हल्दी, काले रंग के लिए चारकोल या कोयला का इस्तेमाल किया गया। फिर उसको बनाकर पानी में घोला गया और तब उन रंगों का इस्तेमाल कागज पर किया गया। कई जगहों पर सोने और चांदी के वर्क भी दिखाई देते हैं। चित्र में कुछ विशेष इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए ये चांदी और सोने के वर्क किए गए हैं और बड़े ही माइन्यूटली किए गए हैं, बड़े ही सॉफ्टली किए गए हैं, ब्रश से किए गए। कलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपने देखा है कि ये बारीक रेखाओं को खींच कर बनाई जाने वाली कलाकृति है। तो कलम की अगर जो हम बात करें तो पारंपरिक बांस या मोर पंख से कलम बनाए गए हैं, जिसमें कि बड़ी ही पतली रेखाएं खींची जा सके। इसके बाद पानी में रंगों को घोला जाता था और फिर उन रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। चित्रकारी बनाने की अगर जो संपूर्ण विधि की चर्चा करें, जैसा कि अभी हमने आपको कहा स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, तो विधि के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट है कागज का चयन और कागज को बनाना। मैंने कहा हाथ से बनाया जाने वाला उच्च गुणवत्ता का हाथी कागज का इस्तेमाल किया गया और इस कागज को तैयार करने में गोंद और चूने के मिश्रण को भी इस पर चढ़ाया जाता था, जिससे कागज चिकना और मजबूत बन सके और लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। तो इस तरीके से कागज बनाया जाता था। इसके बाद रेखांकन, दो प्रकार के रेखांकन हमें देखने को मिलती है। प्रारंभिक स्तर पर रेखांकन बहुत ही पतली रेखाओं से, एक कहें तो आपको फ्रेम बनाने की कोशिश की गई है और पतली रेखाओं से रेखांकन किया गया है, जिसमें कि हल्के हाथ से एकदम एक एक चरण को रेखांकित किया गया है। जब ये रेखांकन पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कहीं कोई गलती भी रह जाती है उसको मिटा के फिर उसको ठीक करके जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उन पतली रेखाओं पर मोटे पेन से रेखांकन किया जाता है और उसको रेखांकन के संदर्भ में अंतिम रूप दिया जाता है, जिससे यहां तक बारीक स्पष्टता दिखाई देती है, जिसमें कि चेहरे के विभिन्न भाव और कपड़े के सिलवटों तक को दिखा सकने में कलाकार सक्षम हो सके हैं इस विधि के द्वारा। इस प्रकार की चीजों से रंग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्राकृतिक तत्वों से रंग का इस्तेमाल किया गया है और इनमें पौधों, खनिजों से रंग लिया गया है। रंग को बड़े पैमाने पर पानी में घोल कर तैयार किया जाता था और जब रंगाई की बात उठती है तो ये स्केच बनाए जो गए उसमें फिर रंगाई होता था और रंगाई के भी अनेक स्तर होते थे। सबसे पहले हल्के रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। आप कहें तो एक तरीके से विशेष इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले परत तैयार किया जाता था, हल्के रंगों को लगाया जाता था। चरणबद्ध तरीके से रंगों को लगाने की इसमें परिपाटी थी। फिर परत दर परत धीरे धीरे रंगों की परत लगाई जाती थी, जिससे चित्र में गहराई और बारीकी बहुत ही व्यापक पैमाने पर देखने को मिलती थी और इसमें बहुत ही धैर्य और कुशलता की आवश्यकता थी,
जो पटना कलम के कलाकारों ने, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी या 2 घंटे की प्रक्रिया थी, ये चरणबद्ध तरीके से बनाई जाती थी और लंबा समय लगता था, धैर्य और कुशलता दोनों की आवश्यकता थी, जो पटना कलम के कलाकारों ने बड़े व्यापक पैमाने पर इन चित्रकारी को बनाकर इसका परिचय दिया। इसके बाद शेडिंग और डिटेलिंग की जाती थी। अंतिम चरण में शेडिंग और डिटेलिंग की जाती थी, जिसमें चेहरे के भाव, वस्त्र की सिलवटें और अन्य छोटे छोटे विवरणों को रूपायित किया जाता था, और जिससे कि बड़े व्यापक पैमाने पर तस्वीर जीवंत दिखे, और उस तरीके की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था। कई जगहों पर मैंने पहले भी कहा कि सोने और चांदी के वर्क स्पेशल इफेक्ट के लिए किए गए, बड़े ही मुलायम ब्रश से बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको किया जाता था, इस सोने और चांदी के वर्क को। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती थी तो आखिरी जांच होती थी, जिसमें कि इस चित्र को सुखाया जाता था। सुखाकर उसको जांच किया जाता था कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, और यदि रह गई तो फिर उसको सुधारने की कोशिश होती थी। अदरवाइज उस जांच को और बारीकी से उसकी बारीकी और शुद्धता की जांच कर ली जाती थी। कई बार इन चित्रों में पॉलिश के प्रमाण भी देखने को मिले हैं, बहुत सारे चित्रों में पॉलिश के प्रमाण मिले हैं, और ये पॉलिश चित्र को चमकीला और लंबे समय तक संरक्षित रख सकने में सफल हो सका है, जिस कारण से इस पटना कलम के कलाकारों ने पॉलिश बड़े पैमाने पर किया। संपूर्ण विधि को अपनाते हुए एक पटना कलम का कलाकार व्यापक पैमाने पर एक चित्र को बनाता था, और इस संपूर्ण प्रक्रिया में धैर्य, कुशलता, सटीकता की बहुत ही आवश्यकता थी, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को करने के कारण ही आज भी पटना कलम अपनी जीवंतता के लिए व्यापक पैमाने पर मानक रूप से माना जाता रहा है। हम इसके बाद पटना कलम चित्रकारी के कुछ प्रमुख उदाहरण, चित्रों के कुछ प्रमुख उदाहरण को अगर जो हम देखना चाहें तो हमें कृष्ण लीला से संदर्भित चित्र व्यापक पैमाने पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कृष्ण का गोपियों के साथ रास रचाना, कृष्ण का माखन चोर की भूमिका में आना, और इन सारी चीज़ों में बड़े ही माइन्यूटली तरीके से चेहरे के भाव, एक्सप्रेशन, खुशी, गम, सारी चीज़ों को रूपायित कर सकने में कलाकार सफल हो सके। दूसरा, दरबार दृश्य, जैसा कि मैंने कहा कि दरबारी चित्रकला के रूप में ही शुरुआत हुई है, तो दरबार दृश्य अपेक्षित है। दरबार दृश्य व्यापक पैमाने पर किए गए हैं। मुगल दरबार का चित्रांकन हुआ है, अंग्रेजों के दरबार का चित्रांकन हुआ है, अंग्रेज अधिकारियों के दरबार का, और इन चित्रों में दरबार में बैठे लोगों के वस्त्र, आभूषण, चेहरे के भाव को बड़े ही बारीकी से दिखाने की कोशिश हुई। त्योहार के दृश्य देखने को मिलते हैं, खासकर छठ पूजा, होली, दीपावली जैसे पटना, बिहार के क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख पर्व त्योहारों को बड़े ही रंगीन तरीके से रूपायित करने की कोशिश की गई है। रंग बिरंगे दृश्य उत्सवों में चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। बाजार और ग्रामीण जनजीवन को बड़े पैमाने पर रूपायित किया गया है इस कालखंड में, जिसमें कि स्थानीय बाजार, बिहार की परंपरा और ग्रामीण महिलाओं के पारंपरिक वस्त्र, कृषि के दृश्य, दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों को बड़े पैमाने पर रूपायित किया है कलाकारों ने, और बड़ी जीवंतता के साथ किया है। आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी अधिकारियों से संदर्भित भी बड़े पैमाने पर पेंटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अंग्रेजी अधिकारी, उनके परिवार को बहुत बढ़िया से दिखाने की कोशिश की गई है। इनके विशेष प्रकार के वस्त्र को दिखाया गया है, घोड़े दिखाए गए हैं, पश्चिमी परिधानों को व्यापक पैमाने पर रूपायित करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाजुलाकर अगर जो हम देखें तो तत्कालीन आम जनजीवन में जो सारी चीज़ें घटित हो रही थी उनको रूपायित करने की कोशिश पटना कलम के कलाकारों ने बड़े व्यापक पैमाने पर किया है, और इसलिए वो तत्कालीन समय का बड़ा ही प्रमुख चित्रकारी के रूप में भी माना जाता था और आज भी चला आ रहा है। हम अगर जो इन उदाहरणों को देखें, जिस प्रकार की चीज़ों को बनाने की कोशिश की गई है, तो बड़े ही सामान्य विषय वस्तु जो आम जनजीवन पर आधारित हैं उनको लेने की कोशिश की गई है। चित्र में बड़े ही बारीकी से चीज़ों को उकेरने की कोशिश की गई है। चेहरे के भाव भंगिमाओं को उकेरने की कोशिश की गई है। विभिन्न तीज त्यौहार पर लोगों की जो स्थितियां होती हैं उसको, विभिन्न फंक्शनों में जो लोगों की स्थितियां होती है उसको, इन तमाम चीज़ों को बड़े पैमाने पर रूपायित करती है, जो आज भी कला प्रेमियों के बीच पटना कलम प्रशंसा का विषय बना हुआ है। तो इस तरीके से इसके प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आप देखें, कुछ इस तरीके के चित्र आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखें दरबार दृश्य है, यहाँ पर आम जनजीवन की बात उठ रही है, यहाँ पर बाजार का दृश्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अनेक, और इसकी लाइटिंग अगर जो आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी जीवंतता अगर जो दिखाई दे रही होगी, तो आपको दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से पतली रेखाएं खींची गई, फिर उनको मोटा किया गया,
फिर शेडेड किया गया, जहां पर जो इफेक्ट देने की कोशिश की गई है, कलर्स को देखिए कितने सजीवता से सजाने की कोशिश की गई है, भरने की कोशिश की गई है। तो ये पटना कलम के कलाकारों की एक बहुत ही प्रमुख आप कह सकते हैं योगदान के रूप में हम आज भी देख सकते हैं इन तमाम पिक्चर्स में, या ऐसे भी आप चाहें तो पटना कलम से रिलेटेड पिक्चर्स को आप ले सकते हैं और देख सकते हैं। जहां तक पटना कलम के चित्रकारी के दार्शनिक पक्ष की बात की जाए तो सबसे पहला दार्शनिक पक्ष जो हमें दिखाई देता है पटना कलम चित्रकारी का, वो है सौंदर्य बोध। तत्कालीन समय में जो भी चीजें चल रही थी उसमें बड़े व्यापक पैमाने पर सौंदर्य बोध को रूपायित करके इन कलाकारों ने बड़े पैमाने पर चित्रकारी की। जटिल डिजाइन बनाया गया, मानवीय भावनाओं को बड़े पैमाने पर दर्शाने की कोशिश की गई। चित्रों में रंगों का संयोजन देखने को मिलता है, रेखाओं को साफ साफ बनाया गया और विषय की सजीवता को ध्यान में रखते हुए आप एक तरीके से कहें कि संपूर्ण सौंदर्य का बोध देखने को मिलता है। जब राधा कृष्ण की फोटो बनाई जा रही थी, पिक्चर बनाई जा रही है, तो जो वो प्रेम का जो संदर्भ है उसको चेहरे पर और उस संपूर्ण परिपाटी में बड़े ही कोमलता के साथ दर्शा सकने में कलाकार सक्षम हुए। दूसरी तरफ जब कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा की पेंटिंग की गई है तो माता के वात्सल्य पक्ष और बालक के चेहरों को जिस तरीके से दिखाया गया है वो बड़े ही व्यापक पैमाने पर सौंदर्य बोध को दर्शाने में सफल हो। दरबार दृश्य में भी वही चीजें हैं और आम जनजीवन में भी बड़े ही सजीवता के साथ चीजों को दर्शाया गया। दूसरा अगर जो हम बात करें तो धार्मिक और आध्यात्मिकता, रामायण के दृश्य, कृष्ण लीला के दृश्य, महाभारत के दृश्य और अन्य जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं इसको व्यापक पैमाने पर रूपायित किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे धर्म और संस्कृति को रूपायित करने की कोशिश की गई है जो तत्कालीन कलाकारों ने किया है। समाज और संस्कृति को व्यापक पैमाने पर रूपायित करने की कोशिश की गई है जिसमें लोक जीवन, लोक आस्था की चीजें, ग्रामीण परंपराएं, त्योहार, सामाजिक गतिविधियों आदि को चित्रित किया गया है और इन चित्रकारी के माध्यम से सामाजिक समरसता और सामूहिकता को दर्शाने की कोशिश है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया गया है और ये सभी समाज के विभिन्न वर्गों को सामूहिकता से दर्शाने की कोशिश की गई है जो तत्कालीन और आज भी भारतीय संस्कृति की परंपरा के रूप में हम देखते हैं। तो इन चीज़ों को रूपायित करने में आप देखें यहाँ पर फोटो है किस तरीके से राजा पालकी पर जा रहे हैं, किस तरीके से घोड़ा गाड़ी पर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लोग हुजूम करके एक त्योहार को मना रहे हैं। तो ऐसे फोटो शायद आपको यहाँ पूरी क्लैरिटी से नहीं भी दिखे तो आपको देखना चाहिए क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों को माइन्यूटली जब आप देखेंगे तो आपके पास वो हमेशा के लिए रह जाए। फिर मानवीय भावनाएं और संबंधों को उकेरने की कोशिश की गई है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम, ग्रामीण जनजीवन की खुशियां और दुख, पारिवारिक संबंधों को बहुत ही बारीकी और संवेदनशीलता से दिखाने की कोशिश की गई। इस पेंटिंग में संस्कृति का संरक्षण दिखाई देता है जिसमें कि पटना कलम चित्रकारों ने बड़े ही पैमाने पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमें दिखाई देता है। बिहार की विशेष संस्कृतियों को रूपायित करने की कोशिश की गई है। आप कह सकते हैं इतिहास को दिखाने की कोशिश की गई है, सामाजिक मूल्यों को दिखाने की कोशिश की गई है, हमारी परंपराओं को दिखाने की कोशिश की गई है जो प्राचीन काल से चली आ रही थी उन चीज़ों को रूपायित करने की कोशिश की गई है और अंततः शांति, सामंजस्य और सामूहिकता का संदेश देती हुई ये पेंटिंग हमें दिखाई देती है जहाँ कि इस कला के माध्यम से शांति, सामंजस्य और संतुलन को दिखाया गया है। चाहे वो धार्मिक चित्र हो, चाहे वो दैनिक जीवन का दृश्य हो, हर जगह एक प्रकार की शांति, चित्र में शांत वातावरण दिखाने की कोशिश की गई है जो भारतीय धर्म और संस्कृति की परंपरा के अनुकूल है। तो इस तरीके की चीजें दी गई है प्रत्येक चित्र में, चाहे वो कोई भी चित्र हो, प्रत्येक चित्र में हमें हर जगह शांति और संतुलन का आभास होता है जो इस कला के दार्शनिक पक्ष को और भी गहरा और मीनिंगफुल बना सकने में सक्षम हो पाता है। इन दार्शनिक पहलुओं के माध्यम से पटना कलम चित्रकारी न केवल एक दृश्य कला है बल्कि एक गहन दार्शनिक और सांस्कृतिक संवाद भी उपस्थित कर सकने में सक्षम हो सके। कला की कलाकृतियाँ हमेशा एक विशेष उद्देश्य और एक विशेष चीज को रूपायित करने की कोशिश होती है, विशेष उद्देश्य और विशेष संदेश को रूपायित करने की कोशिश की। अगर जो हम संपूर्ण दार्शनिकता को देखें तो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सामूहिक और शांत
ये तमाम सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखाई देती है जो भारतीय धर्म संस्कृति परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है और प्राचीन काल से चली आ रही है। वो सारी चीज़ें हमें पटना कलम चित्रकारी में देखने को मिलती है और चित्रकारों ने विभिन्न चित्रों के माध्यम से बड़े ही स्पष्टता से इन चीज़ों को रूपायित किया है और बड़े ही स्पष्टता से व्याख्यायित कर सकने में वो सक्षम भी हुए। आज के संदर्भ में अगर जो हम बात करें तो पटना कलम चित्रकारी को व्यापक संरक्षण भी मिल रहा है। आप देखेंगे कि पटना कलम चित्रकारी को प्रोत्साहित करने का सरकार भी प्रयास कर रही है। जहाँ तक सरकारी उद्देश्य और गैर सरकारी उद्देश्यों की बात करें तो पटना कलम चित्रकारी के संदर्भ में संग्रहालय में प्रदर्शनियाँ, बिहार के म्यूजियम में इसको रखा जाता है, प्रदर्शनी किया जाता है। ठीक है, इन संग्रहालय में इन चित्रों को व्यापक पैमाने पर सजाया जाता है जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए और इन चित्रों के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ सके। कई संस्थान और अकादमियाँ बड़े पैमाने पर इन चित्र शैली को व्याख्यायित कर रही है, इसको दूसरे को सिखा रही है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे बिहार राज्य कला अकादमी, ये संस्थान पटना कलम जैसी पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित करती है। ठीक है, इसके बाद अनुदान और वित्तीय सहायता भी प्राप्त है। पारंपरिक कलाकारों को उनके कला कार्यों के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान भी प्राप्त हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें कलाकारों को आर्थिक सहायता भी दे रही है जिससे वो सशक्त बन सकें और इन कलाकृतियों को आगे बढ़ा सके, आगे चला सके। इसके बाद की अगर जो हम बात करें, कला और हस्तशिल्प से संदर्भित व्यापक पैमाने पर मेले आयोजित किए जाते हैं जहां इन कलाकृतियों को बाजार मुहैया कराने की कोशिश है जिससे ये कलाकार समृद्ध हो सकें और इन कलाकृतियों के प्रति उनकी अभिरुचि और बढ़ सके, लोग ज़्यादा इससे जुड़ें और ये कलाकृति संरक्षित ही ना रह सके बल्कि आगे भी बढ़े, व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार हो। शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाती है सरकारें जिसमें पटना कलम को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश है, इनकी बारीकियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश है और डिजिटल दस्तावेजीकरण भी किया जा रहा है। पटना कलम से संदर्भित चित्रकारी को डिजिटली बड़े पैमाने पर संरक्षित करने की कोशिश की गई है जिसमें दुर्लभ चित्रों को ऑनलाइन माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। तो इन तमाम प्रयासों से बिहार राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इन चित्रकारियों को न केवल संरक्षित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है बल्कि शिक्षण मार्गदर्शन देकर अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रही है जिससे ये हमारी विशेष प्रकार की चित्र शैली न केवल प्राचीन तौर पर जो पहले से जो चली आ रही है वो संरक्षित रह सके बल्कि आगे की पीढ़ी में रेप्लिकेट कर सके, आगे बढ़ सके और विकसित हो सके और हमारी विशिष्ट पहचान को देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने में सक्षम हो सके। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस पटना कलम शैली और पटना चित्रकला शैली को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और जो भी प्रश्न जिस तरीके से आपसे पूछे जाएं, जो पूछे जाएं, उसके आंसर्स को इन्हीं पेरेफेरी में इसी ब्रैकेट में रखते हुए आपको देना है, चाहे वो प्रश्न बीपीएससी मेंस में किसी भी तरीके से आप पूछा जाए। मैंने आपको पूरी परिपाटी समझा दी। कलाकार के दिमाग की उपज, कला बनाने के संदर्भ में, चित्रकारी बनाने के संदर्भ में आवश्यक वस्तुएं वो कहाँ से पाई जाती हैं, उन वस्तुओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, फिर इसके कला के भाव पक्ष क्या हैं और कला के दार्शनिक पक्ष क्या हैं और सरकारी संरक्षण और आज के संदर्भ में ये कला किस स्तर को प्राप्त कर सकी है और कैसे ये आगे बढ़ रही है। इन तमाम पहलुओं को मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो इसको अच्छे से आप समझें और इस टॉपिक को तैयार करें। धन्यवाद।